हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारी सीरीज़ चल रही है। बहुत सारे वीडियोस हमने बीपीएससी मेंस के ऊपर बनाए हैं और कमेंट में आप लोगों ने कहा था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स आप लोग को चाहिए। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स मैं लेकर के आई हूँ। आज से लगातार आपको जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोग को ज्योग्राफी ऑप्शनल के वीडियोज़ दिए जाएंगे और आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं अपने खुद के हाथों से, हैंडमेड नोट्स, या फिर मेरे नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। उसके पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे पदस्थापित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को लगता था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है, जब से ऑप्शनल का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है तब से ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना काफ़ी इजी है। ठीक है, 68th का जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम सभी पेपर बहुत ही इजी पूछे गए थे। ज्योग्राफी भी काफ़ी इजी पूछा गया था, जो डे टू डे चीज़ होता है वही पूछा गया था। हिस्ट्री में भी वैसा ही हुआ था। मगर 69th में जब पेपर लिया गया तो जो आयोग है वो बहुत ही डिटेल में चला गया है। ठीक है, अगर आप 69th का ज्योग्राफी ऑप्शन का पेपर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ज्योग्राफी हो या कोई भी पेपर हो, हिस्ट्री हो या कोई भी हो, उसमें 40 मार्क्स लाना भी यहाँ पे बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। इसीलिए आपको ऑप्शनल का तैयारी सही से करना चाहिए। एक और बात है कि ऑप्शनल में 40 मार्क्स जो लाना है तो वो तो 40 तो पासिंग मार्क्स है, आप ज़्यादा भी ला सकते हैं। और ज़्यादा लाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो अंतिम रैंक पे है, मान लीजिए जो अंतिम है 2000वें रैंक पे है और कोई बच्चा 2001 नंबर पे है, तो 2001 नंबर वाला और 2000 नंबर वाला दोनों का अगर सेम मार्क्स आया है, तो अगर सेम मार्क्स है तो जिसका ऑप्शनल में ज़्यादा नंबर रहेगा वो जो है रिजल्ट में इन कर जाएगा, और जिसका ऑप्शनल में कम मार्क्स रहेगा, भले जीएस वगैरह में दोनों का सेम नंबर था, तो जिसके ऑप्शनल में कम मार्क्स रहेंगे उनको रिजल्ट से आउट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शनल जो है वो रैंक भी डिसाइड कर सकता है। अगर दो लोगों का सेम नंबर आया है, दोनों रैंक 1 पे हैं, तो रैंक 1 पे कौन रहेगा फिर? जिसके ऑप्शनल में अधिक मार्क्स हैं। तो इसलिए आपको ऑप्शनल जो है उसको ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपने डिसाइड किया है ज्योग्राफी ऑप्शन लेने का तो आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। आज पहले क्लास में हम लोग ओशनिक करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओशनोग्राफी से संबंधित है ये ओशनिक करंट। क्या होता है? तो सबसे सिंपल चीज़ है, देखिए कि ओशन जो होता है, महासागर जो होता है, उसका जो ऊपरी सतह होता है, महासागर में तो बहुत सारा पानी होता है। मान लीजिए कि ये है महासागर है, इसमें तो ढेर सारा पानी है, लेकिन इसका ऊपरी थोड़ा सा जो सतह होता है, ठीक है, वो ऊपर का जो पानी होता है वो क्या होता है? ऑलवेज मूवमेंट में होता है, इस तरह से मूव करता रहता है। हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, हॉरिजॉन्टल माने सीधा, और वर्टिकल भी मूव करता है, मतलब ऊपर नीचे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मूवमेंट होता है। ये जो मूवमेंट होता है पानी के ऊपरी सतह का, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओशनिक करंट बोलते हैं। अब पानी जो है वो इस तरह से क्यों मूव करता है? तो देखिए, पानी के मूव करने का कारण क्या है? विंड, हवा। ऊपर ऊपर क्या होता है कि हवा चलते रहता है। हवा जिस दिशा में चलेगा पानी को उसी दिशा में अपने साथ मूव करवाएगा। ठीक है, पानी भी उसी दिशा में मूव करेगा, हवा की दिशा में। अब हवा किस दिशा में चलेगा ये भी जानना है। तो देखिए, आपको पता है कि जो अर्थ है हमारा वो किधर से किधर घूमता है? इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट। तो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है, ऐसे घूमता है। अर्थ ऐसे घूमता है तो उसके ऊपर जो हवाएं होती है वो ऐसे चलती है, इधर से इधर। ठीक है, इधर चलती है हवा, ईस्ट से वेस्ट की ओर। अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट और हवा चलती है ईस्ट टू वेस्ट। तो जब ईस्ट से वेस्ट की ओर हवा चलती है तो उसको बोलते हैं ईस्टर्ली विंड। आप लोग सुने होंगे पूर्वी हवाएं या पछुआ हवा, तो ये पछुआ हवा नहीं है, ये पूर्वी हवाएं हैं, ईस्टर्ली विंड। और ये हवा जब चलता है तो पानी को भी अपने साथ इसी डायरेक्शन में, जिधर हवा चल रहा है उसी डायरेक्शन में पानी भी मूव करता है, ईस्टर्ली विंड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि करंट क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू विंड। सबसे बड़ा कारण है विंड। ठीक है, हवा। और हवा क्यों जनरेट होता है? क्योंकि धरती घूम रहा है, इतनी तेजी से घूम रहा है कि उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी मूवमेंट में है, उसी कारण हवा जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कॉजेज ऑफ द करंट, करंट के क्या क्या कारण हैं? तो
पहला कारण तो आपको समझ में आ गया कि विंड है, प्लैनेटरी विंड, ठीक है। ये जो हवा है ये क्या करता है, विच कॉज फ्रिक्शन ऑन द वाटर ऑफ सी लेवल, समुद्र के पानी के साथ फ्रिक्शन में रहता है, जिसके कारण पानी भी हवा के दिशा में मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है। दूसरा कारण है डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस, कहीं अगर टेम्परेचर ज़्यादा है पानी का, मान लीजिए कि ये बकेट है, एक तरफ अगर टेम्परेचर क्या है पानी का ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, खाली जगह क्रिएट होगा, तो यहाँ जो पानी है वो इधर इधर की ओर मूव करेगा। तो ये भी कारण है कि टेम्परेचर में अगर अंतर हुआ कि कहीं गर्म पानी कहीं ठंडा पानी, तो ठंडे से गर्म की ओर मूवमेंट होगा। डिफरेंस इन सैलिनिटी, अगर लवणता, ठीक है, लवणता में अंतर हुआ, जैसे आपको पता है समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो जहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा नमक होगा वहाँ पे क्या होगा, पानी नीचे की ओर डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा तो इधर से इधर पानी मूव करेगा, ठीक है। तो अगर लवणता में कमी डिफरेंस हुआ, अंतर आया, तो भी करंट जो है वो होता है। फिर डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी में अगर अंतर आया, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, चीज़ें मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। रोटेशन ऑफ अर्थ, ये तो बात कर ली लिए कि धरती के घूमने के कारण। और रिलीफ बैरियर, रिलीफ बैरियर का मतलब होता है कि जैसे पानी अगर कहीं इधर से इधर जा रहा है, अब बीच में कोई पहाड़ आ गया तो पानी उधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलीफ बैरियर, मतलब भौतिकी बाधाएं। ईस्टर्ली विंड गिव राइज टू इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये जो ईस्टर्ली हवाएं होती है, अभी जो हम लोग बताए कि ईस्ट से जो हवाएं चलती हैं उससे करंट जनरेट होता है पानी में। और कहाँ पे जनरेट होता है, खास करके जो धरती है वो आप लोग देखेंगे ग्लोब, खास करके बीच में जो है पानी वो इधर किधर मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट टू वेस्ट की ओर पानी इधर से इधर मूव करता है, ठीक है। अब बीच में क्या है, ये है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। तो इक्वेटर इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या होता है, ये हम लोग जो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो डायग्राम देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर मूव कर रहा है, इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल, क्योंकि ये नॉर्थ में, ये जो बीच वाला 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर है नॉर्थ और 0 डिग्री के नीचे है साउथ, और इधर से इधर ऊपर जो करंट मूव कर रहा है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल, और नीचे जो करंट मूव कर रहा है वो है साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब ये जो करंट चलता है नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये गर्म करंट है, क्योंकि इक्वेटर में सबसे अधिक गर्मी होता है। अगर आप लोग थोड़ा भी ज्योग्राफी पढ़ें तो आपको पता होगा कि जो बीच वाला जगह, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ट्रॉपिकल एरिया है, 0 से 30 डिग्री में गर्मी ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये वार्म करंट है। करंट दो तरह का होता है, वार्म करंट और कोल्ड करंट, मतलब पानी के हिसाब से गर्म पानी और ठंडा पानी। तो उसी तरह से करंट भी दो टाइप का, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो पहले है देखिए इक्वेटोरियल करंट क्या है, वार्म करंट। अब ये गर्म करंट है, ये क्या हुआ, इधर ऐसे घूम गया तो यहाँ पे हो गया, इसका नाम चेंज हो गया कुरोशियो, ठीक है, कुरोशियो। ऊपर से पोलर एरिया से भी एक करंट आ रहा है, जो ब्लू कलर में है, उसका नाम है ओयाशियो, ठीक है, उसका क्या नाम है, ओयाशियो, ये वाला। और नीचे से वार्म करंट जा रहा था, ऊपर से आ रहा था कोल्ड करंट, ओयाशियो, क्योंकि ऊपर क्या है, पोल है, आपको पता होगा 90 डिग्री में यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे 90 डिग्री में क्या है, ठंडा, बहुत ठंड पड़ती है। तो वहाँ से जो हवा आएगा, वो जो पानी को बहा के लेके आएगा, वो होगा कोल्ड वाटर करंट, और नीचे से इक्वेटर से जो जाएगा वो होगा वार्म वाटर करंट, ठीक है। अब वार्म वाटर करंट ऐसे जाके ऐसे घूम गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट को तो क्रॉस नहीं करेगा पानी, तो पानी ऐसे घूम गया, उसका नाम चेंज हो गया कुरोशियो। और ऊपर से आ रहा है ओयाशियो, दोनों टकराएगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों टकराएगा जापान के पास, वार्म वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट। यहाँ आप लोग देख रहे हैं दोनों टकरा रहा है, और दोनों के टकराने से क्या होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी तरह से नीचे भी देखिए, ये ऐसे मुड़ गया नीचे की ओर, वार्म वाटर करंट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बना रहा है, ठीक है। फिर इधर गया आगे, यहाँ फिर अफ्रीका के पास नीचे हो गया, इसका नाम है अगुल्हास करंट। इस साइड से फिर नीचे गया तो इसका नाम है
मोजाम्बिक करंट। इधर आगे गया ब्राज़ील के पास फिर मुड़ गया तो नाम है ब्राज़ीलियन करंट। और ऊपर की ओर मुड़ गया तो इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से यहाँ से भी आ रहा है कोल्ड वाटर करंट ब्लू कलर का, इसका नाम है लेब्राडोर। इधर से आ रहा है ईस्ट ग्रीनलैंड। और यही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ गया इधर तो बन गया नॉर्वेजियन करंट। ये भी नॉर्वेजियन करंट भी वार्म वाटर करंट है। ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो इसको याद कर लेना। नॉर्वेजियन करंट क्या है? वार्म वाटर करंट है। फिर यहाँ से ये एक हिस्सा ऊपर गया और एक हिस्सा नीचे की तरफ आया, तो जो नीचे आ रहा है वो है कोल्ड वाटर करंट। ये चीज़ तुमको याद रखना है कि जो ऊपर की ओर जा रहा है पोल की तरफ वो सब गर्म रहेगा, ठीक है, जो पोल की तरफ जा रहा है। और जो पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ आ रहा है वो सब ठंडा रहेगा, वो सब कोल्ड रहेगा। बाकी मेन चीज़ यहाँ पे क्या होता है? नाम। कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स का नाम आपको याद रखना होता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम हम बता देते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, नॉर्वेजियन करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, कैनरी करंट, ब्राज़ीलियन करंट, बेंगुएला, अगुल्हास, मोजाम्बिक करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया तो सिंपल है, कुरोशियो ओयाशियो, ठीक है। फिर इधर पेरू, पेरू को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। फिर यहाँ कैलिफोर्निया करंट और उसके ऊपर है अलास्का करंट। ये याद कर लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा कि ये सब कौन सा कोल्ड करंट है कौन सा वार्म करंट है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है खुद से बनाना। खुद से इस तरह से बनाइएगा, पहले ये डायग्राम बना लीजिएगा वर्ल्ड का और खुद से बनाइएगा सभी करंट को और उसका नाम लिखिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि कहाँ से मूव करेगा तो क्या नाम रहेगा। यहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पास से मूव किया तो ब्राज़ील। इधर पेरू है, पेरू के पास से मूव किया तो पेरू। ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, कैलिफोर्निया करंट। ये वाला हिस्सा अलास्का है, वहाँ से मूव किया तो अलास्का। कुरोशियो ओयोशियो जापान के हिसाब से इसका नाम है। तो आपको अगर नाम याद करने में कन्फ्यूजन है इसका मतलब आपको मैप पता नहीं है। अगर अब मैप पता रहेगा तो नाम भी आप आसानी से याद कर सकते हैं सभी करंट का, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज करंट जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे ऐसे गया गल्फ स्ट्रीम बना फिर वापस ऐसे आया है ना, क्लॉक की तरफ, क्लॉक के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्लॉक की डायरेक्शन घूमता है और साउथ हेमिस्फेयर में ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे आया ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये भी याद करना कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में ये जो है क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में ये घूमता है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में। अब कोई भी करंट जो है उसको कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस करंट, क्या क्या चीज़ जो है वो उसको इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो पहला तो चीज़ है कि हीटिंग, विंड तो तुमको पता ही है, हवा, सबसे पहला चीज़ तो हवा ही है। हवा के बाद दूसरा चीज़ है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, जैसे हम लोग पढ़े टेम्परेचर। तीसरा चीज़ है ग्रेविटी, ठीक है। चौथा चीज़ है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड में मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ती हैं, ठीक है। ये याद कर लेना बस, कोरियोलिस फोर्स। और नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्ट, मतलब कि कोस्ट कैसा है, जो समुद्र का तट है वो कैसा है, वो भी एक कारण है। इसके बाद जो ओशन करंट होता है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए ओशन करंट क्या करता है, वो गर्म पानी को ठंडा पानी से मिक्स कर देता है, जैसे अभी हम लोग पढ़े कुरोशियो और ओयाशियो, जहाँ गर्म पानी ठंडा पानी से मिक्स हो रहा था। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप लोग जाके देख लेना कहाँ है गल्फ स्ट्रीम, कहाँ है लेब्राडोर, ठीक है। या अभी तुम लोग को दिखा देते हैं, देखो यहाँ ये है गल्फ स्ट्रीम करंट और यहाँ है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर ऊपर से आता है पोल से तो ठंडा होता है, गल्फ स्ट्रीम नीचे जाता है वो गर्म होता है। तो जहाँ जहाँ गर्म और ठंडा मिलता है, कुराशियो ओयाशियो, वहाँ क्या होता है, गर्म और ठंडा के मिलने से क्या होगा कि ऑक्सीजन रिप्लेनिश होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन पानी में सही हो जाता है। उसके कारण बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव हैं पानी में वो पनपते हैं, ग्रोथ होता है छोटे छोटे प्लैंक्टन्स का, छोटे छोटे पौधों का।
और उनके ग्रोथ होने से बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है, यानी कि जहाँ पे छोटा छोटा पौधा रहेगा उसको खाने के लिए वहाँ पे मछलियाँ रहेंगी, छोटी मछली को खाने के लिए वहाँ पे बड़ा मछली रहेगा, मतलब कि वहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है वो। तो आप लोगों को पता होगा जापान में लोग मछली बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मछली वहाँ मिलता है। और मछली क्यों मिलता है? वहाँ के ज्योग्राफी के कारण, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आके मिलता है, ठीक है, ठंडा करंट और गर्म करंट, जिसको बोलते हैं कुरोशियो और ओयाशियो। उसके बाद वहाँ पे फॉग होता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे एरिड रीजन भी होता है। फॉग एंड एरिड रीजन इन वेस्ट कोस्ट ड्यू टू कोल्ड करंट। अब देखो कोल्ड करंट कहाँ पे हो रहा है, देखो आप लोग इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है ब्लू कलर वाला, तो ब्लू कलर कहाँ है? यहाँ देखो, ये है कोल्ड करंट, ये हिस्सा है कोल्ड करंट, ये है कोल्ड करंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कोल्ड करंट, फिर यहाँ पे है कोल्ड करंट, जहाँ जहाँ ब्लू है। अब आप लोग देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है ना, पता है आप लोग को सहारा डेजर्ट है। यहाँ पे है कालाहारी और नामिब डेजर्ट है, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे डेजर्ट है। तो ये जो कोल्ड करंट है इसके कारण देखो बारिश कब होती है? जब पानी गर्म होता है, जब समुद्र का पानी गर्म होता है, ऊपर उड़ता है, भाप बनता है, बादल बन के बरसता है, पता होगा आप लोग को। अगर पानी ठंडा रहेगा तो भाप नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा, बरसेगा नहीं। तो पानी ठंडा है, क्यों ठंडा है? कोल्ड करंट के कारण। और बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? वहाँ पे डेजर्ट जैसा सिचुएशन रहेगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सारे डेजर्ट जो हैं, सारे रेगिस्तान मरुस्थल जो हैं, वो सभी महादेशों के वेस्ट साइड में क्यों है, वेस्ट की तरफ क्यों है? तो तुम लोग देखो ना, क्योंकि ये जो करंट है कोल्ड करंट वो किधर है? वेस्ट की तरफ है। ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में, वेस्ट, ईस्ट की तरफ नहीं है, इधर नहीं है, इधर तो लाल वाला है, वार्म करंट है। समझ में आया कि कोल्ड करंट जो होता है उसके कारण जो मरुस्थल है उसका निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है? महादेशों के वेस्ट साइड में, पश्चिम दिशा में, ठीक है। और क्या क्या होता है इसके कारण? देखिए कोल्ड समर एंड माइल्ड विंटर्स एट वेस्ट कोस्ट इन हायर लैटिट्यूड। अगर आप लोग नॉर्वे की तरफ देखेंगे, हायर लैटिट्यूड में यानी ऊंचा लैटिट्यूड में, वेस्ट कोस्ट की तरफ, तो वहाँ पे गर्मी थोड़ा सा कोल्ड टाइप का रहेगा, कूल समर रहेगा। विंटर भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि उस समय वार्म करंट चलता है, जबकि वहाँ चलना चाहिए कोल्ड करंट। नॉर्वे कहाँ है पता है आप लोग को ना? यहाँ पे है, देखिए नॉर्वे, यहाँ पे है नॉर्वे। और यहाँ पे चलता है ये वाला करंट, नॉर्वेजियन करंट, जो गल्फ स्ट्रीम का ही आगे वाला पार्ट है, और वो वार्म होता है। तो बाकी सभी इलाका तो ठंड से जूझ रहा होता है, पर नॉर्वे खास करके वहाँ ठंड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वार्म करंट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या फ़ायदा होता है। क्लाइमेट को बढ़िया रखता है, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट, समुद्र को जमने से रोकता है, ठीक है। और नॉर्थ अटलांटिक के साइड में ट्रेड का रूट भी इससे बनता है, व्यापार हो सकता है। अगर समुद्र जम जाएगा तो वो व्यापार कैसे होगा उससे। अब ओशन करंट दो टाइप का होता है, पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, कोल्ड करंट और वार्म करंट। कोल्ड करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर टू वार्म वाटर एरिया। कोल्ड करंट क्या करता है? ठंडा पानी को गर्म पानी की तरफ लेकर के आता है, पोल से इक्वेटर की तरफ। और कहाँ चलता है? ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ, ठीक है, पश्चिमी तटों की तरफ। इसीलिए पश्चिम तट की तरफ ही मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, हायर लैटिट्यूड पे ईस्ट कोस्ट की तरफ। उसी तरह से वार्म करंट क्या है? जो गर्म पानी को ठंडे पानी की तरफ लेकर के जाता है, और ये कहाँ चलता है? ईस्ट कोस्ट की तरफ, पूर्वी गोलार्ध की तरफ चलता है, ठीक है। और देखो जब ओशनिक करंट का टाइप पूछता है तो एक तो ये हो गया कि कोल्ड करंट और वार्म करंट, ठंडा करंट और गर्म करंट, और दूसरा होता है ये वाला सरफेस करंट और डीप वाटर करंट।
सरफेस करंट तो तुम लोग को पढ़ा दिए कि मतलब ऊपर ऊपर में जो पानी है वो ऐसे ऐसे 1 मीटर 2 मीटर तक बस पानी इस तरह से पूरा फ्लो करते रहता है पूरे ग्लोब में, ठीक है। तो वो तो 10% है, मगर उससे ज़्यादा डीप वाटर करंट जो है वो उससे ज़्यादा है। जो ओशनिक सरफेस करंट है वो 400 मीटर तक ऐसा चलते रहता है, 400-500 मीटर तक। और उसके नीचे क्या चलता है, डीप वाटर करंट, पानी के अंदर करंट का मूवमेंट होता है। तो इस तरह से दो टाइप के करंट हो गए, एक तो कोल्ड वार्म और दूसरा सरफेस और डीप वाटर। करंट कैसे जनरेट होता है वो भी बता दिए हैं तुम लोग को। करंट जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी बता दिए हैं। करंट के प्रभाव से क्या होता है, मछलियों बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, इसके कारण ही इतने सारे मरुस्थल का निर्माण हुआ है वेस्ट कोस्ट में। आप लोग ये डायग्राम बनाने सीख जाना, ठीक है। वैसे तो अब ऑप्शनल वैसा रहा नहीं कि आपसे डायग्राम पूछेगा, मगर आपसे पूछ सकता है कि ये ब्राज़ीलियन करंट कैसा करंट है, वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है। तो खुद से डायग्राम का प्रैक्टिस रहेगा तो एग्ज़ाम में बन जाएगा। और करंट के कारण क्या क्या हैं वो भी बता दिए हैं। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। ज्योग्राफी ऑप्शनल तो पूरा बताया जाएगा, बाकी कोई ऑप्शनल है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी मेंस का फॉर्म भरने में अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। और आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।